नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने आप से सच्चा होना जरूरी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम है ना सम्राट अशोक के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बातें बताएंगे। किसके बारे में? अब आ रही है गुड़िया प्रिया जी, अब आ रही है रमन जी, अब आ रही है। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ना आपको क्या डलवा दिया था? कल के लेक्चर में हमने मौर्य प्रशासन डलवा दिया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। आज सम्राट अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। सम्राट अशोक है ना प्यारे बच्चों, कहते हैं सम्राट अशोक है ना, इनके पिता का नाम क्या होता था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार होता था। क्या होता था? बिंदुसार होता था। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या होता था? तो सम्राट अशोक की माँ का नाम प्यारे बच्चों सुभद्रागी होता था। क्या होता था? सुभद्रागी। जो अंग की कैपिटल होती थी चंपा, और चंपा की सम्राट अशोक की माँ है ना, वो क्या होती थी? राजकुमारी होती थी। क्या होती थी? राजकुमारी होती थी। और सम्राट अशोक ने ना एक शादी किससे की थी? महादेवी से की थी। और उसके बाद है ना सम्राट महादेवी है ना किस धर्म को मानती थी? बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। और महादेवी से सम्राट अशोक को एक बेटा हुआ था जिसका नाम क्या था? महेंद्र था। तो महेंद्र सम्राट अशोक का क्या होता था? बेटा होता था। और यहां से प्यारे बच्चों किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको महेंद्र और सम्राट अशोक की एक बेटी संघमित्रा का भी क्या मिलता है? वर्णन। जिन्हें सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। गुरप्रीत जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ममता जी हेलो, राहुल, मनीषा हेलो। ठीक है, तो ये याद कर लेना, सम्राट अशोक के बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि सम्राट अशोक है ना, ये ऐसा राजा था जिसने ना 16 के 16 क्या जीते थे? महाजनपद जीते थे। तो 16 के 16 महाजनपदों को जीतने वाला भारतीय इतिहास का एकमात्र राजा कौन होता था? सम्राट अशोक होता था। कहते हैं सम्राट अशोक है ना प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इसी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। तो सम्राट अशोक का ये पूछा जाता है राज्याभिषेक कब हुआ? तो 272 ईसा पूर्व राज्याभिषेक नहीं हुआ, इनका राज्यरोहण हुआ। क्या हुआ? राज्यरोहण हुआ, यानी ये गद्दी पर बैठे। लेकिन इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों। राजा बनना, जैसे कोई इलेक्शन हो और कोई चुनाव जीत जाए, तो इलेक्शन हो और कोई चुनाव जीत जाए ना, तो उसका तय होता है कि वो राजा बनेगा। लेकिन जिस दिन वो शपथ लेगा ना, उस दिन क्या होगा? उसका राज्याभिषेक होगा। रिपीट करता हूं प्रिया जी, सम्राट अशोक ने 16 महाजनपद जीते थे। पिता का नाम बिंदुसार था, माँ का नाम सुभद्रागी था। जो अंग की चंपा की क्या होती थी? राजकुमारी होती थी। सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का क्या किया था? काम। तो इनका राज्यरोहण कब हुआ? क्योंकि ये राज्यरोहण पर जोर क्यों दे रहा हूं, लेकिन वो पूछेगा कलिंग युद्ध। एक बार एग्जाम में आया था कलिंग युद्ध है ना, सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध है ना, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। तो वो पूछेगा प्यारे बच्चों कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। लेकिन वो राज्यरोहण कर देना, तो राज्यरोहण के 12 वर्ष बाद है ना सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। ये दोनों में आप समझने की कोशिश करना। राज्यरोहण होता है कि गद्दी पर बैठना, और राज्याभिषेक होता है प्यारे बच्चों प्रॉपर तरीके से राज्याभिषेक होना। मतलब है प्रॉपर तरीके से, कोई जैसे चाणक्य कोई किसी को शपथ दिलाता है प्रॉपर तरीके से, वो होता है राज्याभिषेक। गुड आफ्टरनून नीलू जी, गुड आफ्टरनून नीतू जी, सागर जी, दोनों में फर्क आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज है ना कोई चुनाव हो और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत जाए तो अगले पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन वो शपथ लेंगे ना, वो राज्याभिषेक होगा। और पीएम बनेंगे वो राज्यरोहण है। ये दोनों चीजों में थोड़ा अंतर है। गीता जी गुड आफ्टरनून गुड़िया। ठीक है, अब है ना सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध है ना राज्याभिषेक के तो 8 वर्ष बाद और राज्यरोहण के 12 वर्ष बाद लड़ा। राम राम कुलदीप जी। एक बार आया था सम्राट अशोक है ना, ये 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व, यानी 4 वर्ष तक ये क्या करते रहे थे?
तो 4 वर्ष तक ये ना अपने भाइयों की क्या करता रहा था, सर्विस करता रहा था। क्या करता रहा था, सर्विस, यानी इसके रास्ते में कोई भी ना आ जाए। तो 4 साल तक ये, जय मां सरस्वती की आशा जी, 4 साल तक है ना ये क्या करता रहा था, अपने भाइयों को अपने रास्ते से हटाने का क्या किया था, इसने काम किया था। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, दीप वंश और महावंश के अनुसार ना सम्राट अशोक ने एक दिन में 99 भाई मारे थे। दीप वंश और महावंश के अनुसार, दीप वंश और महावंश के अनुसार ना सम्राट अशोक ने एक दिन में कितने भाई मारे थे, 99 भाइयों को मारा था। इसीलिए सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में आता है। कलिंग, ये मतलब सम्राट अशोक ने दीप वंश और महावंश के अनुसार, ओम साई राम नवीन जी, कितने भाई मारे थे, एक दिन में इन्होंने 99 भाइयों को मारने का क्या किया था, काम किया था। किस वंश के अनुसार, दीप वंश और महावंश के अनुसार। एक बार ये पूछा गया था, अशोक वर्धन है ना, इनको विष्णु पुराण में सम्राट अशोक को क्या कहा गया था, अशोक वर्धन कहा गया। यही क्वेश्चन आया था, सम्राट अशोक को अशोक वर्धन किस में कहा गया, अशोक वर्धन किस में कहा गया, विष्णु पुराण में। सम्राट अशोक को ना विष्णु पुराण में क्या कहा गया था, अशोक वर्धन कहा गया था, यही आया था। और ये एक प्यारे बच्चों मास की अभिलेख में ना और गुजरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या मिला था, अशोक मिला था। ये पेपर में आएगा, सम्राट अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला था, मास की और गुजरा अभिलेख में मिला था। स्टोरी सुनिए, इसमें आपने बहुत ज्यादा भाइयों को मार दिया। हाँ सागर जी, इसने बहुत ज्यादा भाइयों को मारा था। और मास की अभिलेख में ना इसको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। तो मास की अभिलेख में एक तो अशोक कहा गया, एक इस सम्राट अशोक को बुद्ध शाक्य, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को अपनाता है, बुद्ध शाक्य भी कहा गया था। ठीक है, अलग अलग प्यारे बच्चों इनको कहा जाता है। प्रियदर्शनी भी बराबर गुहा अभिलेख में ना इसको प्रियदर्शिका कहा गया था। प्रियदर्शिका बराबर गुहा अभिलेख में, बराबर गुहा अभिलेख में ना सम्राट अशोक को क्या कहा गया, बराबर गुहा लेख में इसको प्रियदर्शिका भी कहा गया। एक बार ये पूछा गया, भारभू अभिलेख में इसे महाराजा धीराज कहा गया, महाराजा धीराज। किस अभिलेख में कहा गया, भारभू अभिलेख में ना, भारभू अभिलेख में इसे क्या कहा गया था, महाराजा धीराज कहा गया था। ये आगामी एग्जाम में पक्का आएगा। इसे अशोक वर्धन है ना, विष्णु पुराण में इसे क्या कहा गया था, अशोक वर्धन कहा गया था। मास की अभिलेख में इसको क्या कहा गया था, सम्राट अशोक को। मास की और गुजरा अभिलेख में ना इसको सम्राट अशोक कहा जाता है। मास की अभिलेख में सम्राट अशोक के साथ है ना इनका नाम बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। और बराबर अभिलेख जो गुहा अभिलेख है उसमें प्रियदर्शिका कहा गया था। और भारभू अभिलेख में ने मगधा धीराज, मगधा धीराज, ये महाराजा धीराज नहीं है, मगधा, मगध है, मगधा धीराज कहा गया। ये गलती से महाराजा कर नहीं, ये मगधा धीराज किसे कहा गया, तो भारभू अभिलेख में इन्हें मगधा धीराज कहा जाता है। तो पेपर में ना इन्हें पूछा जाएगा किस अभिलेख में इनको सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता था। तो ये प्यारे बच्चों स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि सम्राट अशोक ने ना इसका एक भाई था सुसीम, सुसीम को ना किसकी सहायता से मरवाया था, अपने सेनापति राधा गुप्त की सहायता से। किसको मरवाया था, सुसीम। मैंने कहा था सुसीम का ना मतलब एक विक्रम भट्ट था। क्या था, विक्रम भट्ट। वो विक्रम भट्ट बिंदुसार का एक सेनापति होता था और एक होता था राधा गुप्त। विक्रम भट्ट सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन राधा गुप्त है ना सम्राट अशोक को राजा बनाना चाहता था। तो इसने राधा गुप्त की सहायता से अपने भाई को मरवाने का क्या किया था, काम किया। और कहते हैं 261 ईसा पूर्व यानी राज्यरोहण के ना 12 वर्ष बाद और राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग का क्या लड़ा था युद्ध। कलिंग वर्तमान में कहां पर रहेगा, कलिंग वर्तमान में कहां पर है प्यारे बच्चों, उड़ीसा में रहेगा। दो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है, आथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ये पेपर में आता है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है, तो आथी गुफा अभिलेख में सम्राट अशोक के किस युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध। कहते हैं सम्राट अशोक ने ना कलिंग को हाथियों को जीतने के लिए लड़ा था। ये भी पेपर में आ सकता है, सम्राट अशोक ने
कलिंग का युद्ध किसको जीतने के लिए लड़ा था प्यारे बच्चों? तो सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध हाथियों को जीतने के लिए लड़ा। और हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग का राजा कौन होता था उस टाइम? तो कलिंग का राजा कौन होता था? नंदराज हुआ करता था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों कि सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था? तो महापद्मानंद, जो नंद वंश का संस्थापक होता था ना, उसने सम्राट अशोक से पहले किसको जीता था? महापद्मानंद ने ना सम्राट अशोक से पहले कलिंग को जीतने का काम किया। और जो प्यारे बच्चों पाणिनि रहते थे संस्कृत के विद्वान, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, वो भी महापद्मानंद के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। ये पेपर में पक्का आएगा। हाँ आशा जी सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये महापद्मानंद है ना, उसने भी सम्राट अशोक से पहले कलिंग जीता। और कलिंग युद्ध जीतने के बाद कहते हैं, रोमिला थापर एक इतिहासकार ये लिखते हैं कि कलिंग को जीतने के बाद सम्राट अशोक के पास जीतने को कुछ बचा ही नहीं था। जीतने को कुछ बचा ही नहीं था। ये किस इतिहासकार ने कहा? कि रोमिला थापर लिखते हैं कि जैसे ही सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया ना, उसके बाद सम्राट अशोक के पास जीतने को कुछ बचा ही नहीं। ये किस इतिहासकार ने लिखा था? रोमिला थापर लिखते हैं कि कलिंग को जीतने के बाद सम्राट अशोक को जीतने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। क्योंकि मैंने बताया था प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक ने 16 के 16 क्या जीत लिए थे? महाजनपद जीत लिए थे। ये कहते हैं महापद्मानंद, हम नीलू महापद्मानंद ने कलिंग को जीता था सम्राट अशोक से पहले। और कहते हैं कलिंग को जीतने के बाद है ना, सम्राट अशोक के पास जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये इतिहासकार का नाम याद है रखना। और कहते हैं कलिंग युद्ध है ना, सम्राट अशोक है ना, सर 2 दिन क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, और हाँ नवीन जी, और कल है ना मौर्य साम्राज्य का प्रशासन डलवाया था मैंने, इसीलिए तो आपको। ठीक है, और एक बीच में संडे आ गया था, कल क्लास नहीं हुई, सैटरडे को तो क्लास हुई थी छोटे भाई। ठीक है, तो ये याद रख लेना, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने का बास के कुछ बचा नहीं। ये किसने कहा था? रोमिला थापर जी ने ये बात लिखी थी, ये याद कर लेना। और कहते हैं सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद है ना, जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ना, तो प्यारे बच्चों क्या देखते हैं कि जगह जगह महिलाएं रो रही थी, जगह जगह बहनें अपने भाई को रो रही थी, माँ अपने बेटे को रो रही थी, पत्नी अपने पति को रो रही थी, और छोटे छोटे बच्चे है ना अपने घर वालों के लिए रो रहे थे। और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का कहते हैं प्यारे बच्चों हृदय परिवर्तन हो गया। ये क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और सम्राट अशोक सौगंध खाता है कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। वो धम घोष के स्थान पर ना, पहले क्या था? भेरी घोष। तो भेरी घोष के स्थान पर सम्राट अशोक ने क्या अपना लिया था? धम घोष को अपना लिया था। ये पेपर में आता है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर क्या अपना लिया था? धम घोष अपना लिया था। ठीक है सर, बहुत क्लास अपलोड नहीं हो रही। ठीक है, अपलोड हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग वाले सर की मतलब है ना, वो यासीबाद सर की आज सिस्टर की शादी है, वहां सारा स्टाफ है आया हुआ है। ठीक है, फोगाट सर की भी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो एक आधे दिन में सारी क्लासें रेगुलर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। अपलोड सागर हो जाएगी क्लास, अभी चेक करवा लूंगा कौन सी क्लास अपलोड नहीं हुई। अब एक बार पूछा पेपर में कि कलिंग युद्ध में ना कहते हैं 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लाख लोगों की? 1 लाख लोगों की कलिंग युद्ध में क्या हुई थी? मृत्यु हुई। और 1.5 लाख लोगों को क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। यानी कलिंग युद्ध बहुत बड़ा मतलब क्या था? इसी के बाद सम्राट अशोक का क्या हो जाएगा? हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। वो शोक हो गया था इतना ज्यादा, हाँ इतना ज्यादा मृत्यु देख के ना वो क्या हो गया था? शोक हो गया था। और उसने कहा था मैं भविष्य में कभी क्या नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। और सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया। ये पेपर में आएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो सम्राट अशोक ने उपगुप्त से ना किस धर्म, ये पेपर में रट लेना प्यारे बच्चों, 2000 का नोट डालकर लिख लेना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी। तो सम्राट अशोक ने ना बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और सम्राट अशोक ने शादी किससे की थी, महादेवी से शादी की थी ना। और महादेवी भी किस धर्म को मानने वाली थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली होती थी। महादेवी भी प्यारे बच्चों किस धर्म को मानने वाली थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो उपगुप्त से। ये पेपर में पूछा गया था बौद्ध धर्म की। और इसके बाद सम्राट अशोक कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। और कुछ इतिहासकार तो यही कहते हैं कि सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाना ही उसके साम्राज्य का या मगध साम्राज्य के पतन का कारण था, क्योंकि सम्राट अशोक तो शक्तिशाली था, उसके टाइम पे विदेशी आक्रमणकारी नहीं आक्रमण कर पाए। जैसे जैसे प्यारे बच्चों ये मतलब इसके वंशज है ना वो कमजोर हो जाएंगे, और वो भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो भी कभी युद्ध में विश्वास नहीं रखा करते थे। इसीलिए ना पुष्यमित्र शुंग है ना बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की क्या कर लेगा, स्थापना कर लेगा। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और कहते हैं सम्राट अशोक ने ना एक दिन में ना कहते हैं 500 महिलाएं है ना सम्राट अशोक के बारे में बातें कर रही थी। बोला हमारा अशोक है ना वो हैंडसम नहीं है, ठीक है, हमारा अशोक है ना वो सुंदर नहीं है। और सम्राट अशोक ने 500 महिलाओं की बातों को सुना और उन 500 की 500 महिलाओं को जिंदा जलवा दिया। इसीलिए सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया, चंड अशोक के नाम से जाना गया। आज है ना आप पढ़ते हो सम्राट अशोक ने जियो और जीने दो का नारा दिया, लेकिन स्टार्टिंग में सम्राट अशोक कदई भी ऐसा नहीं था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 500 महिलाओं को ना इसने क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था सम्राट अशोक ने। और एक बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला। अब कलिंग युद्ध के बाद है ना ये कहते हैं, ये पेपर में आ गया, अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला, अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का ना पहला राजा कौन था। तो अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन होता था, सम्राट अशोक होता था। ये अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला क्या था, पहला राजा कौन होता था, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के कहते हैं प्यारे बच्चों 14 बृहत अभिलेख मिले थे, सम्राट अशोक के 13 लघु अभिलेख मिले थे, और सम्राट अशोक के 7 क्या मिले थे, स्तंभ अभिलेख मिले हैं। ये प्यारे बच्चों मैं समझाऊंगा बृहत क्या होता है, लघु क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, सारी की सारी बातें बताऊंगा। सम्राट अशोक के 14 बृहत अभिलेख मिले थे, सम्राट अशोक के 13 लघु अभिलेख मिले थे, और सम्राट अशोक के 7 क्या मिले थे, स्तंभ अभिलेख मिले थे। और अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का एकमात्र राजा कौन होता था, सम्राट अशोक होता था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को क्या करने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया। बृहत अभिलेख का मतलब है प्यारे बच्चों बड़े पत्थर, क्या होते थे, बड़े पत्थर, मैं बताता हूँ, ठीक है। लघु अभिलेख का मतलब रहेगा छोटा पत्थर, और स्तंभ का मतलब होता है कोई पिलर, किसी के घर के आगे कोई पिलर रुकवा देना। अब आप कहोगे प्यारे बच्चों सपोज करो सम्राट अशोक को ना शोले फिल्म देखी होगी, बसंती से मिलना था। किससे मिलना था, सम्राट अशोक को बसंती से मिलना था। और एक है ना गुप्तचर ना वो सम्राट अशोक के पास है ना जाने का काम करता, और उसमें ना मतलब सम्राट अशोक को गुप्तचर जाकर क्या देता, पत्थर देता, क्या देता, बसंती को सम्राट अशोक है ना का पत्थर देता, छोटे पत्थर पर उस पर लिखा होता अशोक वॉन्ट्स टू मीट यू, अशोक wants to meet you, अशोक आपसे मिलना चाहता है। और एड्रेस होता पहाड़ वाली गली, क्योंकि उस टाइम पहाड़ी ज्यादा होते थे, पहाड़ वाली गली। कोई रेस्टोरेंट तो होता नहीं था कि कोई सम्राट अशोक बसंती को पिज्जा खिलाएगा, तो कोई छोटे पत्थर पर ना, इसका मतलब ये लघु अभिलेख होता, ठीक है। एक छोटा पत्थर होता उस पर लिखा होता तो बसंती को अशोक वांट्स टू मीट यू, बसंती कहती मैं तो कन्या मिलती है अशोक से। बोला सम्राट अशोक वो है जो ना करने वालों की गर्दन काट देता है। बसंती बोली मैं तो मजाक कर रही थी, जल्दी चलो। तो वो है अशोक वांट्स टू मीट यू, यानी लघु अभिलेख। और पूरी की पूरी अगर लव स्टोरी सम्राट अशोक लिख देता बसंती के सामने तो वो होता बृहत अभिलेख। और बसंती के घर के आगे ही ना कोई पिलर खुदवा देता, वो होता स्तंभ अभिलेख। और एक बार आया था स्तंभ अभिलेखों पर ना
सम्राट अशोक के पशु पक्षियों के क्या बने होते थे? चित्र बने होते थे। रिफ्रेश करना। सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेखों पर किसके चित्र होते थे? पशु पक्षियों के चित्र होते थे। तो ये याद करना, ब्रूत अभिलेख 14 है, लघु 13 है, स्तंभ 7 है। 14 के 14 ब्रीत अभिलेख में आज आपको क्लास में याद करवा दूंगा। पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब बात आती है अभिलेखों की भाषा कौन सी होती थी? प्राकृत होती थी। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा कौन सी होती थी? अभिलेखों की भाषा कौन सी होती थी? प्राकृत होती थी, ठीक है। और सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि पूछे ना, तो प्यारे बच्चों अगर सम्राट अशोक के भारत से कोई अभिलेख मिलेगा ना, वो किस लिपि में मिलेगा? ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। सम्राट अशोक का ना अगर पूछे खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिलेगा ना, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो पाकिस्तान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान से मिलेगा। और सम्राट अशोक का ग्रीक और आरमाइक, ग्रीक और आरमाइक लिपि का अभिलेख है ना, वो कहाँ से मिलेगा? अफगानिस्तान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अफगानिस्तान से मिलेगा। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन है। कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, सम्राट अशोक का भारत से अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलेगा, पाकिस्तान से खरोष्टी में मिलेगा, और अफगानिस्तान से किस लिपि में मिलेगा? ग्रीक या आरमाइक लिपि में अफगानिस्तान से मिलेगा। ये पूछा जाता है। और कहते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों को 1750 में पादरी पेंथलर ने खोजा था। पादरी पेंथलर ने ना सम्राट अशोक के अभिलेखों को खोजा था। वो खोजा था दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। ये पेपर में आएगा। सम्राट अशोक के 1750 में पादरी पेंथलर ने किसको खोजा था? तो किसको खोजा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजने का काम किया था। लेकिन 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इन्होंने दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। ये दोनों क्वेश्चन आता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को खोजने में सफलता किसने पाई थी? सबसे पहले पादरी पेंथलर ने पाई थी। 1750 में दिल्ली मेरठ को खोजा था। और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और वो किसको पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो दिल्ली टोपरा को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। और कहते हैं प्यारे बच्चों, ये दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा अभिलेख है ना, ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली ले जाने का काम करता है। दिल्ली मेरठ या दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? तो ये कहाँ ले गया था प्यारे बच्चों? कहाँ ले जाने का काम करता है? दिल्ली ले जाने का काम किया था। ये पेपर में पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन है ना शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूँ, ताकि है ना आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की ना आए। अब है ना सम्राट अशोक के प्यारे बच्चों 14 के 14 अभिलेख याद करवा दूंगा, क्योंकि ब्रीथ से ही क्वेश्चन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अभिलेख है, याद हो गए। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो क्या है कि ये मतलब लिखी है गिनती और याद कैसे हो गए? 5 मिनट बाद 14 के 14 आपको भी याद हो जाएंगे, वादा है, ठीक है। सम्राट अशोक पहले अभिलेख में ना पशु बलि की निंदा करता है। किसकी निंदा करता है? पशु बलि की क्या करता है? निंदा करता है। और जो सम्राट अशोक है ना कभी इंसानों को भी मारने से नहीं कतराता था, वो आज पशु बलि की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। और कहता है कि कोई ज्यादा ही जरूरत है ना, ठीक है, किसी को कोई ज्यादा ही मजबूरी है ना, तो वो क्या कर सकता है? 2 मोर और 1 हिरण मार सकता है। और वो भी प्यारे बच्चों ज्यादा मजबूरी होगी ना, तो 2 मोर और 1 हिरण मार सकता है। अदरवाइज सम्राट अशोक ने पहले में पशु बलि की क्या की थी? निंदा। और दूसरे में ना इसने मानव और पशुओं के लिए किसकी बात कही थी? चिकित्सा की बात की थी। मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा की बात सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में की थी? सेकंड में की। देखो पहले में पशु,
पहले में क्या करता है, पशु बलि की निंदा करता है, और दूसरे में दोनों के लिए, मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा की बात की। और सम्राट अशोक पहला राजा था प्यारे बच्चों जिसने पशु चिकित्सा की क्या की थी, बात की थी। पशु चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल प्यारे बच्चों फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाए थे, जहांगीर ने भी पशु चिकित्सा पर ध्यान दिया। लेकिन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का पहला राजा होता था सम्राट अशोक, जिसने पशु चिकित्सा पर क्या दिया था, ध्यान दिया था। और तीसरे में कहते हैं प्यारे बच्चों, इसने ना, ये मतलब कहते हैं महामात्रों की बात की गई थी। कहते हैं 3 अधिकारी है ना, वो 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात की, और 3 अधिकारी है ना, वो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद प्रजा का दौरा करेंगे। 3 अधिकारी 5 वर्ष बाद किसका दौरा करेंगे, प्रजा का क्या करेंगे, दौरा करेंगे। ये कही गई, 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई, और वो 5 वर्ष बाद है ना किसका दौरा करेंगे, प्रजा का क्या करेंगे, दौरा। देखो 3 में 3 अधिकारी, पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, और तीसरे में ना मतलब 3 अधिकारी 5 वर्ष बाद प्रजा का क्या करेंगे, दौरा। और चौथे में कहते हैं सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर ना धम घोष को अपना लिया। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष। देखो भेरी घोष 4 नाम, धम घोष में भी 4 नाम, तो सम्राट अशोक ने चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। 5वें में कहते हैं धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई, जो प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने की सलाह देंगे। धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की क्या की गई थी, बात की गई थी। याद करना कोई मुश्किल नहीं है। पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रजा का दौरा करेंगे, और चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष, और 5वें में क्या है, धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई, और छठे में है ना प्रजा है ना वो कभी भी राजा से मिल सकती है। इस छठा सम्राट अशोक राज ऋण से मुक्त होना चाहता था। प्रजा है ना वो कभी भी किस से मिल सकती है, राजा से मिल सकती है। और पहले कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रजा को राजा से मिलने से रोका जाता था। और आज भी देख लेना, आप किसी डीसी से मिलने चले जाना, डीसी आप अंदर जाकर मिलोगे ना, बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छे से बात करोगे, लेकिन ना ये बाहर वाले हैं ना आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे डीसी साहब मीटिंग में है, डीसी साहब आज यहाँ पर है ही नहीं। तो सम्राट अशोक ने कहा कोई चक्कर नहीं है, चाहे सम्राट अशोक व्हाट्सएप पे बिजी हो, बसंती से बात कर रहा हो, फेसबुक में बिजी हो, लाइव कॉल कर रहा हो, वीडियो कॉल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन प्रजा जब चाहे राजा से मिल सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए सम्राट अशोक ने प्रजा को अपनी संतान कहा था, और जियो और जीने दो का क्या दिया था, नारा दिया था। प्रजा राजा से मिल सकती है। और 7वें में सम्राट अशोक ने कहा कि सभी संप्रदाय के लोग साथ रहेंगे। सभी संप्रदाय के लोग क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या रहेंगे, साथ तो याद हो गए। पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, तीसरे में 3 अधिकारी की नियुक्ति जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रजा का दौरे करेंगे, और चौथे में क्या रहेगा, चौथे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पेपर में आ सकती है, भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की बात की गई। 5वें में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई। छठे में प्रजा राजा से कभी भी मिल सकती है। 7वें में सभी संप्रदाय, देखो साथ सभी संप्रदाय के लोग क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। 8वें में कहते हैं सम्राट अशोक ने ना अशोक की धम यात्रा का वर्णन मिलता है, ये पेपर में पक्का आता है। सम्राट अशोक की धम यात्रा का, सम्राट अशोक की धम यात्रा का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। 8वें में सम्राट अशोक की धम यात्रा का वर्णन मिलता है। कहते हैं सम्राट अशोक ने 256 दिन बिताए थे धम यात्रा पर, किसके अनुसार, 8वें अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक की धम यात्रा का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये पेपर में पक्का आता है। और कहते हैं राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद है ना सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा की, जहां सम्राट महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 20 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, जहां पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, ये पेपर में आया, बोध गया की यात्रा, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। सम्राट अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। और 9वें अभिलेख में ये कहता है कि सम्राट अशोक है ना, इन्होंने समारोह की निंदा की थी। किसकी निंदा की थी,
रो की निंदा की थी, यानी सम्राट अशोक जहां पर जाएगा ना, प्रजा उनके स्वागत के लिए मतलब खर्चा किया करती थी। सम्राट अशोक ने कहा कि मैं आम इंसान हूं और मेरे को किसी प्रकार के खर्चे की जरूरत नहीं है। तो सम्राट अशोक ने ना 9वें अभिलेख में किसकी निंदा की थी? समारोह की क्या की थी? निंदा। और 10वें में ना सम्राट अशोक ने ख्याति और गौरव की, ख्याति और गौरव की क्या की थी? निंदा की थी। यानी कोई भी है ना सम्राट अशोक के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, कोई भी सम्राट अशोक के लिए प्रचार नहीं करेगा कि हमारा राजा कैसा है, और कोई दिखावा नहीं करेगा। 9वें में समारोह की निंदा की थी, 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा की थी, और 11वें में कहते हैं इसने धम की व्याख्या है। सम्राट अशोक के धम की व्याख्या कहां पर है? धम की व्याख्या। तो धर्म की व्याख्या कहां पर रहेगी? 12वें में कि सम्राट अशोक का धर्म कैसा रहेगा। और 12वें में कहते हैं क्षत्रिय महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई, क्षत्रिय महामात्रों की नियुक्ति की बात किस में की गई? 12वें में। और 13वें में ना कहते हैं सम्राट अशोक के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलेगा? तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलेगा? 13वें अभिलेख में मिलेगा। दोबारा मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक का पहला अभिलेख कहता है कि पशु बलि की निंदा कर की है, और ज्यादा जरूरी है तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 2 मोर और 1 हिरण मार सकता है। दूसरे में मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा की बात की गई है। तीसरे में 3 अधिकारी की नियुक्ति होगी, प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रजा का क्या करेंगे? दौरा करेंगे। चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की बात की गई है, और सम्राट अशोक ने ना भेरी घोष के स्थान पर क्या? धम घोष की बात की गई है। और 5वें में वो है धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। 6ठे में प्रजा जब चाहे राजा से मिल सकती है। और 7वें में सम्राट अशोक ने क्या कहा था? सभी संप्रदाय के लोग साथ साथ रहेंगे। और 8वें में सम्राट अशोक ने क्या कहा था? 8वें में सम्राट अशोक की ना धम यात्रा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 256 दिन बताए थे। 9वें में उसने समारोह की निंदा की थी। 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा की थी सम्राट अशोक ने। 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा की थी। 11वें में सम्राट अशोक की धम की व्याख्या है। 12वें में क्षत्रिय महामात्रों की नियुक्ति है। और 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और चौथा है 14 है ना, इसमें कहा है सम्राट अशोक ने प्रजा को धार्मिक जीवन बिताना है। प्रजा को क्या बिताना है? धार्मिक जीवन बिताना है। और सम्राट अशोक कहता है प्रजा है ना, जरूरी नहीं है कि बौद्ध धर्म को अपनाए, प्रजा है ना जो चाहे वो धर्म अपना सकती है। ये 14 के 14 अभिलेख याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले में क्या है, दोबारा क्विक रिवीजन करवा देता हूं। पहले में क्या था? पशु बलि की निंदा। दूसरे में क्या था? पहले में पशु बलि की निंदा थी, कोई जरूरी है तो 2 मोर और 1 हिरण मार सकता है। और दूसरे में सम्राट अशोक ने क्या कहा था? मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। तीसरे में 3 व्यक्तियों की नियुक्ति जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रजा का दौरा करेंगे। चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष। 5वें में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। 6ठे में प्रजा राजा से कभी भी मिल सकती है। 7वें में सभी संप्रदाय के लोग साथ साथ रहेंगे। 8वें में ना क्या कहा था? सम्राट अशोक की धम यात्रा का वर्णन है। 256 रातें बिताई थी। 10वें वर्ष बाद बोध गया की राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। ये 8वें में है। 9वें में इसने समारोह की निंदा की थी। 10वें में ख्याति और गौरव की सम्राट अशोक ने क्या की थी? निंदा की थी। 11वें में सम्राट अशोक की धर्म का क्या है? व्याख्या, सम्राट अशोक का धर्म कैसा होगा? 12वें में क्षत्रिय महामात्रों की नियुक्ति है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वें में सम्राट अशोक ने प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने की सलाह दी है। 5 मिनट में सारा का सारा याद हो गया। अब किसी को मेरी तरह ना ये 14 याद ना होना तो एक तो 13वां याद कर लेना, ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। एक 8वां याद कर लेना, एक चौथा याद कर लेना। चौथा भेरी घोष धम घोष, 4 ही नाम है। और 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 8वें में धम की यात्रा का वर्णन है। 3 याद कर लेना, चौथा 8वां और 13वां याद कर लेना। 14 याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब कहते हैं सम्राट अशोक के ना अभिलेखों को मैं बताता हूं। एक है ना द्विलिपि है ना, शेर ए कूना अभिलेख है ना, वो द्विलिपि है। वो पूछेगा सम्राट अशोक का ना शेर ए कूना अभिलेख, शेर ए कूना अभिलेख है ना, वो किस लिपि में है? द्विलिपि में है। द्विलिपि में है, एक ग्रीक और आर्माइक दोनों लिपियों में है, ग्रीक में भी है और
आरमाइक में है, शेर एक पूना अभिलेख। और ग्रीक आरमाइक अभी ये अफगानिस्तान से मिले हैं। एक मानसेरा पूछा गया था प्यारे बच्चों, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, शाहबादगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, मानसेरा ये ना सम्राट अशोक के खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी वाले है तो पाकिस्तान से मिलेंगे। ग्रीक आरमाइक है तो वो अफगानिस्तान से मिलेंगे। तक्षशिला अभिलेख है ना वो आरमाइक में है, ठीक है। अभी वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये किस लिपि में है? आरमाइक लिपि में है। किस लिपि में रहेगा? आरमाइक लिपि में रहेगा। और एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, जो भारत से अभिलेख मिले हैं ना वो किस लिपि में है? भारत बर्मा जीदी का देश है तो भारत से मिले अभिलेख सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में है। जैसे आपसे दिल्ली टोपरा पूछ ले, दिल्ली मतलब मेरठ पूछ ले, ठीक है, भारत से मिलेंगे वो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। और कहते हैं सम्राट अशोक ने कश्मीर में द्विलिपि कौन सा है? द्विलिपि है जो शेर एक पूना द्विलिपि है। ग्रीक आरमाइक, तक्षशिला वाला वो आरमाइक में था। और खरोष्टी में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा रहेगा भारत में ब्राह्मी लिपि में। और कहते हैं सम्राट अशोक ने ना 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का क्या करवाया था? निर्माण। और कश्मीर में कहते हैं श्रीनगर की स्थापना की थी। ये भी आ सकता है। सम्राट अशोक ने कश्मीर में किसकी स्थापना की थी? तो कश्मीर में सम्राट अशोक ने श्रीनगर की क्या की थी? स्थापना की थी। कश्मीर में सम्राट अशोक ने किसकी स्थापना की थी प्यारे बच्चों? श्रीनगर की स्थापना की थी। ये भी पेपर में पूछा जाता है। और एक है ना 232 ईसा पूर्व है ना सम्राट अशोक की ना क्या हो गई थी? 232 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। तो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। और राज्यारोहण हुआ 273 ईसा पूर्व। और सम्राट अशोक ने कहते हैं प्यारे बच्चों आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियां बनाई थी। क्योंकि जो सम्राट अशोक है ना तो वो तो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन सम्राट अशोक के जो पिता थे ना वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन? बिंदुसार जी आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो बिंदुसार ने आजीविकों के लिए बराबर की क्या बनाई थी? पहाड़ियां बनाई थी। और कहते हैं सम्राट अशोक का एक पोता था दशरथ, उसने आजीविकों को ना, आजीवक संप्रदाय के लोगों को ना बराबर की पहाड़ियां क्या दे दी थी? दान में दे दी थी। बराबर की पहाड़ियां किस में दे दी थी? दान में दे दी थी। और सम्राट अशोक की 232 ईसा पूर्व क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे है ना मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू नीतू जी। ठीक है नीतू। तो ये प्यारे बच्चों धीरे धीरे ना सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था कि सम्राट अशोक ने ना धर्म को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और सम्राट अशोक ने कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये भी आ सकता है सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डिट्टो पूछे जाएंगे। और 232 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। बाद में ना कहते हैं इस वंश का धीरे धीरे पतन हो जाएगा। और इस वंश का अंतिम राजा है ना वो बृहदर्थ को बताया जाता है। देखो मगध साम्राज्य है ना इसका संस्थापक भी कौन होता था? बृहदर्थ होता था। और मगध साम्राज्य का अंतिम राजा भी कौन होता था? बृहदर्थ होता था। और कहते हैं बृहदर्थ को ना किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। और किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। और एक प्यारे बच्चों उषा जी थैंक यू गुड़िया, एक मैंने ना मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की कल वीडियो डलवाई थी, वो याद कर लेना, उसमें पता चल जाएगा उपदा परीक्षण क्या होता था। यानी चाणक्य खुद उपदा परीक्षण लिया करता था। ये ईमानदारी का टेस्ट होता था। गूढ़ पुरुष कौन होता था? वो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में आप पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम्राट अशोक वाला, आगामी एग्जाम में पक्का आएगा। 14 बृहत अभिलेख याद कर लेना। 13 बस स्तंभ अभिलेख, 13 है ना लघु अभिलेख थे, 7 स्तंभ अभिलेख थे, ये याद करना है। 1750 में पादरी पेंटलर ने दिल्ली
मेरठ को खोजा था और पढ़ा किसको गया था, ये पेपर में आ सकता है। दिल्ली टॉप रहा, पढ़ा गया था 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का काम किया। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, और कलिंग युद्ध को जीतने के बाद रोमिला थापर कहते हैं सम्राट अशोक के पास है ना कुछ बचा ही नहीं था। कल है ना राहुल साम्राज्य वाली अपलोड होगी थी क्या? कल अपलोड हो गई है वीडियो, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन की वीडियो थी, तो उसमें पता चल जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने अपलोड करवा दी ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना आए। मैंने एक पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया है और एक पार्ट में कल, हाँ एक पार्ट में मैंने आपको, ये अपलोड हो गई है नीतू जी, आप चेक कर लेना। आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। मैंने एक में चंद्रगुप्त मौर्य, एक में बिंदुसार और एक में सम्राट अशोक पढ़ा दिया है। इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत लिपि ग्रीक आरमाइक खरोष्टी, और आपकी ब्राह्मी भारत ब्राह्मी, पाकिस्तान खरोष्टी, ग्रीक आरमाई ये अफगानिस्तान के रहेंगे। तो आज का ये लेक्चर था, और आज का लेक्चर ये कैसा रहा ये जरूर, सर अभी ट्रिक हमेशा ऐसी होती है, सब याद हो जाता है, सुपर, थैंक यू गुड़िया। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा हर एक बच्चा ना कमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि आपके कमेंट है ना वो ही एक टीचर का क्या बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। हर एक बच्चा जाते जाते है ना कमेंट करके जरूर जाएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मैं मानता हूँ कोई टीचर अच्छा नहीं होता, उसके बच्चे ही उस टीचर को अच्छा बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।